नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात श्रीवास्तव प्रभात फिजिक्स फोरम के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स स्थिर विद्युत्की के बारे में। स्थिर विद्युत्की एक यूनिट है, इसमें कई सारे आपको चैप्टर्स मिलेंगे, उन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो स्थिर विद्युत्की है, अपने आप में स्वयं स्थिर विद्युत्की है। इसमें जो विद्युत्की शब्द है, विद्युत्की शब्द का अर्थ होता है जिसमें हम आवेशों का अध्ययन करते हैं, उसे ही विद्युत्की कहते हैं। क्या होता है? जिसमें आवेश का अध्ययन करते हैं। उसे ही क्या बोलते हैं? विद्युत्की कहते हैं। जिसमें हम आवेश का अध्ययन करते हैं उसे ही विद्युत्की कहते हैं। विद्युत्की दो प्रकार के होते हैं, एक स्थिर विद्युत्की होता है, एक गतिज विद्युत्की होता है। स्थिर विद्युत्की जो होता है इसमें हम लोग आवेशों के स्थिर अवस्था में होने का अध्ययन करते हैं, और जो गतिज विद्युत्की होता है उसमें आवेश गतिमान अवस्था में होता है, उनका हम लोग अध्ययन करते हैं। स्थिर विद्युत्की क्या होता है तो आप इसकी डेफिनेशन बताएंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आवेशों के स्थिर अवस्था में होने पर उनके कारण लगने वाले वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत द्विध्रुव, आदि अन्योन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। स्थिर विद्युत्की कहलाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। देखिएगा, सबसे पहले स्थिर विद्युत्की की जो शुरुआत थी वो कैसे हुई। स्थिर विद्युत्की के संबंध में आवेश, सबसे पहले आवेश कहाँ से आया। स्थिर विद्युत्की में हम लोग पढ़ते हैं आवेश। आवेश आया कहाँ से? तो आवेश शब्द का सबसे पहले खोजने का जो श्रेय जाता है वो थेल्स नामक वैज्ञानिक को जाता है। लगभग में 600 ईसा पूर्व थेल्स नामक वैज्ञानिक ने रेशमी कपड़ों पर एम्बर को रगड़ा। एम्बर को रगड़ने पर हुआ क्या? आवेश जनरेट हुआ, और आवेश जनरेट होने से उनको पता लगा कि ये किसी वस्तु को आकर्षित कर रहा है या फिर प्रतिकर्षित कर रहा है। ऐसे कई सारी वस्तुएं थी जिसको हम एक दूसरे पर रगड़ते हैं, और उनको क्या ज्ञान हुआ कि इसमें क्या होता है? आवेश होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि थेल्स को ही आवेश का जन्मदाता मान सकते हैं। तो थेल्स साहब ने आवेश का सूत्रपात किया। उसके बाद विद्युत आवेश होता क्या है इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो विद्युत आवेश, पहले हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश होता क्या है इसके बारे में
हम कह सकते हैं किसी पदार्थ का ऐसा गुण जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया जाता हो उसे क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। कोई ऐसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी साथ ही साथ मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं उसी को विद्युत आवेश नाम दिया जाता है। तो पहले तो हम लोग आवेश को अलग अलग, आवेश में जो विद्युत होता है शब्द और ये चुंबकीय शब्द होता है, इन दोनों को अलग अलग हम लोग मानते थे। लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक हुए, लगभग में 1620 की बात है, 1820 की बात है, एक वैज्ञानिक हुए, इनका नाम था ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि कोई भी आवेश होता है वो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी डेवलप करता है। और जब ये किसी चीज़ पे काम कर रहे थे, एक उपकरण पे, विद्युत्की पे काम कर रहे थे, इनका पर्पज चुंबकीय के बारे में कोई खोजबीन करना नहीं था, मगर फिर भी जब ये काम कर रहे थे, कह सकते हैं ऑरेस्टेड साहब, तो उस समय इन्होंने क्या देखा कि बगल में एक कंपास रखा हुआ था। और कंपास आप जानते हैं, कंपास का काम होता है कि ये किसी भी, जब भी ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो कंपास जब रखा हुआ था तो कंपास के कारण वो जो कंपास की सुई थी वो पृथ्वी के उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरी हुई थी। जैसे ही वो अपने उपकरण को ऑन करते थे उसमें विद्युत धारा बहती थी। विद्युत धारा बहने के कारण जो कंपास की सुई होती थी वो उस उपकरण की ओर घूम जा रही थी। कह सकते हैं कि जो कंपास की सुई है वो विद्युत क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रही थी। इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, अवलोकन किया और बताया कि इस विद्युत आवेश में चुंबकीय गुण होता है। तभी से हमको पता लगा 1820 के बाद कि विद्युत आवेश में चुंबकीय प्रभाव भी होता है। उसके बाद एक वैज्ञानिक और हुए, उनका नाम था मैक्सवेल। और मैक्सवेल साहब आपके कह सकते हैं कि स्कॉटलैंड के थे। और हॉलैंड के एक वैज्ञानिक लॉरेंज हुए। लॉरेंज और मैक्सवेल साहब ने दोनों मिलकर के ये बताएं कि जो विद्युत आवेश होता है वो विद्युत आवेश में दो प्रकार, मतलब दोनों प्रकार के गुण होते हैं। एक तो विद्युत गुण भी होते हैं, साथ साथ में क्या होता है, चुंबकीय गुण होता है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत आवेश कहेंगे। और आप समझ ही गए हैं कि आवेश में क्या होता है, विद्युत गुण होता ही है, और ऑरेस्टेड साहब ने करके बताया था। तो हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें हम विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभावों का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश के बारे में आपने जाना ही कि थेल्स को इसका श्रेय आता है कि विद्युत आवेश की जो खोज करता है वो थेल्स नामक वैज्ञानिक है। और इसके संबंध में और भी कई सारे वैज्ञानिक आए इसके बाद, और उन्होंने क्या बताया कि जो विद्युत आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। इसको बताने का श्रेय जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब को। बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के एक साइंटिस्ट हैं, उनको ही ये श्रेय जाता है। वो एक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, आप लोग जानते होंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। वहाँ की नोटों में भी बेंजामिन फ्रैंकलिन की फ़ोटो आती है। तो आवेशों के प्रकार के संबंध में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सर्वप्रथम बताया कि ये दो प्रकार के होते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसके ऊपर बहुत सारा काम भी किया। आप कहानी भी सुनते होंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन की, छोटे क्लासों में सुने होंगे कि सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने एक पतंग बनाई और
सबसे पहले देखा कि क्या ये बादलों में भी आवेश होते हैं। आवेश जैसे हम लोग रगड़ते हैं कोई चीज़, रगड़ने के बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को ये आकर्षित कर लेता है। आप देखते होंगे ऐसे ही दो प्लास्टिक की चीज़ों को आपस में रगड़ेंगे और रगड़ने के बाद जब पास लाते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण इन गुणों के कारण ही इसको दो प्रकार से विभाजित किया, एक धनावेश होता है, एक क्या होता है, ऋणावेश होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन को एक बात सूझी कि जो ये बादल होता है, इन बादलों में भी क्या आवेश होता है कि नहीं होता है। बिजली चमकती है, आप जानते हैं बरसात में बिजली काफ़ी चमकती है। अब इनके मन में विचार आया, उस समय काफ़ी चर्चाएं थी, मिथक चीज़ें फैली हुई थी कि ये इंद्र भगवान के वृक्ष के कारण लड़ाई होती है, कई सारी चीज़ें फैली हुई थी, कहानियाँ आप समझ सकते हैं। तो इन्होंने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने क्या बताया कि जो आपका आवेश होता है इन बादलों में भी क्या होता है, क्या चार्ज होता है कि नहीं होता है। इसके लिए इन्होंने एक पतंग बनाई और पतंग बनाने के बाद इसको बहुत ऊपर आकाश में उड़ाया और आकाश में उड़ाने पर जब आकाश में पतंग को ले गए, अचानक ही बादल की गड़गड़ाहट हुई और अचानक ही क्या हुआ, बारिश होने लगा। ठीक है, तो इनको कोई भी मतलब उस समय शॉक नहीं लगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी आपका चार्ज होता है, उस चार्ज से आप कनेक्ट करते हैं कोई चीज़ को, तो आपको क्या लगता है, शॉक लगता है। आप समझ सकते हैं उनको शॉक क्यों नहीं लगा होगा, झटका क्यों नहीं लगा होगा। झटका ना लगने के पीछे कारण है, जो पतंग है वो कैसा है, कुचालक पदार्थ का बना हुआ है और कुचालक पदार्थ में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद तब तक कुचालक चालक क्या होता है, इन सब की भी खोज हो गई और बताया गया जिसमें विद्युत और उष्मा का प्रवाह होता है उसे चालक कहते हैं। आप समझते हैं जिसमें विद्युत और उष्मा का प्रवाह नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, कुचालक कहते हैं। तो जब चालक कुचालक की खोज हो गई, उसके बाद इन्होंने क्या किया, पतंग में सबसे आगे क्या बांध दिया, चाबी एक बांधी। ठीक है, चाबी के छल्ले को बांध करके पतंग को काफ़ी ऊंचाई तक ले गए। ठीक, और ऊंचाई पे ले आने के बाद बादल आपस में टकराएं और टकराने से घर्षण उत्पन्न होता है और घर्षण के कारण क्या उत्पन्न होता है, चार्ज उत्पन्न होता है। तो घर्षण भी एक चार्ज उत्पन्न करने का एक कह सकते हैं तरीका होता है। अभी आवेशन की विधियों के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो जब घर्षण हुआ, घर्षण के कारण कई सारा उसमें चार्ज आ गया। जब चार्ज आया तो उनके पतंग में चार्ज आना चाहिए, उनको झटका लगना चाहिए, मगर फिर भी ऐसा नहीं होता है। इसी एक्सपेरिमेंट को एक बार, दो बार, तीन बार किए, जब करते गए तो अचानक ही आप समझ सकते हैं कि उनको झटका क्यों नहीं लगा होगा, क्योंकि उसके बीच में जो रस्सी पकड़े हुए थे वो रस्सी कैसा था, कुचालक पदार्थ का बना हुआ था। फिर नेक्स्ट उन्होंने ऐसे ही इंसिडेंट हुआ, अचानक ही बारिश होती है और बारिश होने के बाद उनका धागा जो होता है वो भीग जाता है और भीगने के बाद अचानक ही उनको क्या लगता है, बहुत तेज़ी से शॉक लगता है। और सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो बादल होते हैं, बादलों के बीच में भी क्या होता है, इसी प्रकार का आवेश होता है जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, सेम उसी प्रकार का आवेश उस चीज़ में भी छिपा होता है, बादलों में भी छिपा होता है। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका धनावेश, एक क्या होता है, ऋणावेश। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। एक होता है आपका धनावेश और एक क्या होता है आपका ऋणावेश। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक को हम लोग बोलते हैं निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, देखिएगा जिसमें किसी वस्तु कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, और जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है किसी वस्तु पर, तो उस पर धन आवेश आता है। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की जब कमी हो जाती है तो उस पर धन आवेश आता है, और किसी वस्तु पर जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तब उस पर ऋण आवेश आता है। धनावेश और ऋणावेश कब आता है, किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने से उस पर आवेश कौन सा आएगा, ऋणावेश। ऋणावेश में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की
अधिकता, और इसमें क्या होगा, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए, कमी हो जाए। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब उस पर धनावेश आता है, और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है उस पर कौन सा आवेश आता है, ऋणावेश आता है। आवेश आता क्यों है वस्तु पर, क्यों किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, क्यों कमी हो जाती है, तो इस चीज़ को उत्पन्न करने के लिए कई सारी विधियां हैं। एक तो घर्षण विधि है, प्रेरण विधि है, और भी कई सारी विधियां हैं। इससे पहले हम लोग जानेंगे कि कोई पदार्थ होता है, जैसे कि आपका एक पदार्थ है, परमाणु है, एक आपका परमाणु है, ये नाभिक होता है। नाभिक में आप जानते हैं किसी पदार्थ पर यानी कि किसी परमाणु पर जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, उसका परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है। तो कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, उसमें जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, वही उसका क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। मान लीजिए आपका एक तत्व है सोडियम, Na है, Na का परमाणु क्रमांक होता है 11। इसमें आप जानते हैं कि इसके K कोष, फिर L कोष 1 2 3 4 5 6 7 8, और बाह्य कोष में कितना होता है, 1 होता है। 2, 8, 1 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। 2, 8, 1 किसका होता है, सोडियम का। सोडियम होता है 11, 2, 8, 1। नाभिक इसके सेंटर में होता है। नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। इसमें प्रोटॉन जितने इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं उतने ही प्रोटॉन क्या होंगे, इसके अंदर उपस्थित होंगे। सपोज कर लीजिए इसमें 11 प्रोटॉन हैं। आप जानते हैं कि इसमें सोडियम में 11 प्रोटॉन होंगे और 11 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इसका सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। तो 11 इसका परमाणु क्रमांक होगा, Z होगा, और उतना ही इसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी, उतनी ही क्या होगी, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अब होता क्या है, सपोज करो कि यहाँ पर बाय हीटिंग इसमें थोड़ा सा हम गर्म करते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो होगा क्या, Na क्या बना लेगा, Na+ बना लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा इसका मतलब सोडियम, इसमें पहले से 11 इलेक्ट्रॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल गया तब इसके पास बचे इलेक्ट्रॉन कितने, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। अब जब 10 इलेक्ट्रॉन बचे तो इस पर आवेश कौन सा आ गया, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और आवेश कैसा आया, धनावेश। कैसा आवेश आया, धनावेश आ गया। तो हम कह सकते हैं धनावेश उत्पन्न करने के लिए एक हमारी तरीका मालूम हो गया, किसी तत्व में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो आप जानते हैं कि प्लस और माइनस बराबर होते हैं। 11 प्रोटॉन थे और 11 क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से जब बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर माइनस हो जाएगा तब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब बचेगी कितनी, 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और कितने प्रोटॉन बचेंगे, 11 प्रोटॉन बचेंगे। तो प्रोटॉनों की संख्या एक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो उसे ही क्या बोलेंगे, धनावेश। क्या बोलेंगे, धनावेश। हम कह सकते हैं इसमें आवेश कैसा आ गया, धनावेशित हो गया, ये पदार्थ कैसा हो गया, धनावेशित हो गया। इसी प्रकार से आप जानते हैं क्लोरीन को, क्लोरीन ले लीजिए या कोई भी पदार्थ ले लीजिए आप, क्लोरीन है आपका, सपोज कर लीजिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7 होता है। कोई पदार्थ होता है, उसके सेंटर में नाभिक होता है उसका, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, आप जानते हैं। फिर K कोष होता है, K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसके बाह्य कोष में 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये इसके चारों ओर राउंड चक्कर लगाते हैं। अब देखिएगा ये क्लोरीन है,
क्लोरीन सपोज करिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और जब ग्रहण करेगा इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये एब्जॉर्ब करेगा, लेगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 इलेक्ट्रॉन, और ये बना लेगा Cl नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन ये लिया है, इसी कारण इस पर क्या आ जाएगा? एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण क्या हुआ? इसमें एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई, और 17 के बजाय इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 18। अब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या कम हो गई। आप जानते हैं कि क्लोरीन है, क्लोरीन में आपके 17 प्रोटॉन होंगे, 17 प्रोटॉन हैं, और 17 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन ये और ग्रहण कर लिया, तब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 18 इलेक्ट्रॉन, और इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी बची? 17। अब 18 इलेक्ट्रॉन यानी कि निगेटिव वाला चीज़ ज़्यादा हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन पे आप जानते हैं कि ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पे होता है धनावेश, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस पर ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई, इसीलिए क्या हो जाएगा? क्लोरीन पे जो आवेश होता है वो कैसा होता है? निगेटिव आवेश होता है। ऐसे कई सारे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, उस पर कौन सा आवेश आएगा? ऋण आवेश। कैसा आवेश आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, उस पर कौन सा आवेश आएगा? उस पर आपका आएगा धन आवेश। कैसा आएगा? धन आवेश। इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इस पर कैसा आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी कि इसी प्रकार से हम देख सकते हैं। अब ये कैसे पता लगेगा किस पदार्थ पे धनावेश आया या किस पदार्थ पे ऋणावेश आया? इसके लिए कुछ चीज़ें दी हुई हैं बुक में, उन्हीं से हम आपको बता रहे हैं किस पदार्थ पे धनावेश आएगा, किस पदार्थ से ऋणावेश आएगा। कुछ प्रयोग किए गए होंगे और उन प्रयोगों के आधार पे बताया गया कि किस पदार्थ पे धनावेश आएगा, किस पदार्थ पर ऋणावेश आएगा। तो एक चार्ट के माध्यम से हम लोग समझते हैं। धनावेश और एक क्या हो जाएगा आपका? ऋणावेश। किसमें पॉजिटिव होगा, किसमें नेगेटिव होगा? यदि आप कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, किसको? कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, तो कांच की छड़ पर धनावेश आ जाएगा और रेशम पे कैसा आ जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर क्या होगा, या रेशम के कपड़े से रगड़ने पे क्या होगा? कांच की छड़ को आप ऐसे रगड़ेंगे, रगड़ने पे क्या होगा? कांच की छड़ पे धनावेश और रेशम पे कैसा आ जाएगा? ऋणावेश। ऐसे ही बिल्ली की खाल पर, या फिर कह सकते हैं फर पर, फर से एबोनाइट की छड़ को रगड़ते हैं। किसको? एबोनाइट की छड़। एबोनाइट की छड़ को आप बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। किससे रगड़ेंगे? बिल्ली की जो ऊपर वाली खाल होती है उससे आप रगड़िए ऐसे एबोनाइट की छड़, या फिर आप कह सकते हैं फर ले लीजिए, फर से आप रगड़ सकते हैं। तो एबोनाइट की छड़ को आप बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो बिल्ली की खाल पर आ जाएगा धनावेश और एबोनाइट की छड़ पे कैसा आ जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा। यानी कि बिल्ली की खाल धनावेशित प्रकृति की हो जाएगी और एबोनाइट की छड़ किस प्रकृति की हो जाएगी? ऋणावेशित प्रकृति की हो जाएगी। उस पर इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इनमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी। ऐसे अन्य चीज़ें हैं। आप एम्बर लेते हैं, एम्बर कहिए या एम्बर कहिए, ठीक है। ऊनी कपड़े को एम्बर से रगड़ेंगे, या ऊनी कपड़े को आप रबड़ से या प्लास्टिक से रगड़ते हैं। ऊनी कपड़े को आप एम्बर से रगड़ रहे हैं, या ऊनी कपड़े को रबड़ से रगड़ रहे हैं, या ऊनी कपड़े को आप किससे रगड़ रहे हैं? प्लास्टिक से रगड़ रहे हैं। तो रगड़ने पर क्या होगा? ऊनी कपड़े पर धनावेश आ जाएगा, और जो आपका एम्बर है, प्लास्टिक है, कांच है, रबड़ है, इन सब पे क्या आ जाएगा? आपका ऋणावेश आ जाएगा। ऊनी कपड़े पे धनावेश और एम्बर, रबड़, प्लास्टिक, इन सब पे क्या आ जाएगा? धनावेश आएगा। देखिएगा, जो एम्बर मीन्स होता क्या है? जो इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न होता है। एम्बर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो ये ग्रीस की एक भाषा है।
एम्बर, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं ये ग्रीस की एक भाषा है और जिसका क्या अर्थ होता है एम्बर। एम्बर मतलब ये होता है इलेक्ट्रिसिटी। जो पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कहाँ से करते थे, किसी एम्बर नामक पदार्थ से करते थे। जो इससे पहले हुए थे थेल्स नामक वैज्ञानिक या और भी कई सारे साइंटिस्ट हुए, वो एम्बर को रगड़ते थे और एम्बर को रगड़ने के बाद एम्बर को रगड़ने के बाद किसी चीज़ के पास लेके आते थे। तो आप देखते क्या थी कि एम्बर के कारण क्या होती थी, वो वस्तु आकर्षित हो रही थी या फिर क्या हो रही थी, प्रतिकर्षित हो रही थी। तो सबसे पहले जो चार्ज जनरेट हुआ किससे कारण हुआ, एम्बर से हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जिससे आवेश जनरेट होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करता है उसी को एम्बर कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, एम्बर। और एम्बर मतलब ही होता है इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी शब्द की जो शुरुआत है कोई कह सकता है कहाँ से हुई, तो इसी एम्बर नामक वस्तु से हुई थी। तो देखिएगा आवेश होता क्या है। आवेश के बारे में हम लोग जान लिए कि जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव दिखाता है उसी को क्या बोलते हैं, हम लोग आवेश कहते हैं। इसमें कुछ चीज़ें और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि आवेश को प्रदर्शित करने का तरीका है क्यू। आवेश को हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं और क्यू बराबर होता है N इंटू ई। आवेश का जो फार्मूला होता है क्यू बराबर N इंटू ई, जहाँ पे क्यू क्या है, आवेश को दिखाएगा, N क्या है, ये एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये पूर्णांक संख्या है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। वो आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो क्यू क्या है, आपका आवेश है। एन क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5 ये आपका इंटीजर नंबर। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या को बताने के लिए आप स्मॉल एन का इस्तेमाल करेंगे। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है। और इसका जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि ये प्रोटॉनों के आवेश के क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश आपको पता होगा, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिएगा आवेश, ये जो आवेश होता है वो आप जानते हैं कि एक सदिश राशि होता है, एक अदिश राशि होता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती है आवेश में। तो जब दिशा नहीं होती है तो ये कैसी राशि होगी, अदिश राशि होती है। तो आप कह सकते हैं जो आवेश होता है वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। और अदिश राशि मतलब हो गया स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, अदिश राशि होती है। और इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। इसका आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक कूलाम का नियम अभी आप पढ़ेंगे। कूलाम साहब ने बहुत सारा मेहनत किया इसके पीछे। आवेश को बताने के लिए दो आवेश हैं, उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के संबंध में इन्होंने, कूलाम साहब ने बहुत सारी चीज़ें बताया। इनके विषय में अभी हम आगे पढ़ेंगे कूलाम का नियम। तो कूलाम के नाम पर ही पड़ गया आवेश का मात्रक कूलाम। जो कूलाम साइंटिस्ट हैं उसी के नाम पर क्या पड़ गया, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। या वैसे इसको एम्पियर इंटू सेकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड। या फिर इसको हम कॉमनली बोलते हैं क्या, कूलाम बोलते हैं। जैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है वैसे ही आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो आवेश एक अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। देखिएगा आवेश के गुण, आवेश के गुणों के बारे में हम लोग देखेंगे। आवेश के कैसे कैसे गुण होते हैं। आवेश कई सारा गुण दिखाता है। देखिएगा यदि आप डाल देते हैं आवेशों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिएगा पहला क्या गुण है इसका, समान आवेश एक दूसरे को समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित
तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। जैसे प्लस है, ये भी प्लस है, और प्लस प्लस को आप पास मिलाएंगे तो ये रिपेल करेगा, एक दूसरे को दूर धकेलेगा अपने से। ऐसे ही आपका माइनस है और इस पर भी माइनस है, इन दोनों को आप स्वतंत्र अवस्था में बांध के टांग देंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ऐसे ही एक पे प्लस है, दूसरे वाले पे क्या है, माइनस है, और प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। आप देखेंगे ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पास आएंगे। तो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये तो इसका पहला गुण हो गया। ऐसे ही इसमें और देखेंगे, जो आवेश होता है, आवेशों में जो धनावेश होता है और ऋणावेश होता है, मतलब कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश, दोनों आवेश क्या होता है, समान होता है। यह धनावेश और ऋणावेश दोनों का जो परिमाण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। धनावेश एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो दोनों का यदि परिमाण मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, सेम होगा। सपोज करो एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है, तो एक प्लस होगा तभी इसका परिमाण 1.6 × 10⁻⁻19 होगा, और दूसरा यदि आपका एक माइनस है तब भी उसका परिमाण कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो वही दोनों का परिमाण होगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। ऐसे ही आप और कह सकते हैं कि जो आपका आवेश होता है, आवेश में क्वांटीकरण का गुण पाया जाता है, क्वांटाइजेशन का गुण पाया जाता है। आवेशों में क्या होता है, क्वांटीकरण का गुण होता है, क्वांटाइजेशन का गुण होता है। प्रकृति में जो आवेश होते हैं वो सदैव हमेशा निश्चित मात्रा में और निश्चित गुणज में उत्पन्न होते हैं। कहीं भी आप रगड़ेंगे, मान लीजिए इसको आप रगड़ रहे हैं, एक प्लास्टिक है, इसको आप किसी कपड़े से रगड़ रहे हैं, तो रगड़ने पर क्या होगा, जो प्रकृति में आवेश हुआ वो आवेश क्या होगा, हमेशा क्या होगा, समान मात्रा में उत्पन्न होगा और समान गुणज में उत्पन्न होगा। तो आवेश में क्या होता है, क्वांटीकरण का गुण पाया जाता है। आवेश हमेशा समान मात्रा में समान गुणज में उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सर जी समझ में नहीं आया हो, ठीक है, समझाते हैं, देखिएगा। मान लीजिए आपका ये आवेश है, मान लीजिए एक आवेश आप जानते हैं Ne के रूप में उत्पन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 1E, या फिर प्लस माइनस कर सकते हैं, 2E, 3E, 4E, ये इस प्रकार से एक पूर्णांक के रूप में 1, 2, 3, 4 ऐसे पूर्णांक के रूप में ये उत्पन्न होते हैं। कभी भी ऐसे नहीं होता है कि ये आपका 1.5E हो या फिर आपका 2.5E हो। इस प्रकार से आवेश क्या होते हैं, कभी भी उत्पन्न नहीं होते हैं। इनका जो उत्पन्न होने का तरीका है क्वांटीकरण कह सकते हैं या परमाणुकता कह सकते हैं, या कह सकते हैं परमाणुकता कह सकते हैं। ये हमेशा किसके रूप में होगा, Ne के फॉर्म में ही होगा, ठीक है। Ne का क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा, कभी भी ये नहीं होगा। इस प्रकार से 1.5p या 2.5p इस प्रकार से कभी भी उत्पन्न नहीं होंगे। तो हमेशा ये पूर्ण संख्या में ही जब भी उत्पन्न होंगे एक पूर्णांक के रूप में ही उत्पन्न होंगे। इसी चीज़ को बोलते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। क्या बोलते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण बोलते हैं। एक सवाल उठता है, कोई
एक गुलाम होता क्या है, पहले इसको सीखेंगे। एक गुलाम की परिभाषा, इसके बाद फिर हम आगे जो सवाल है उस पर जाते हैं। एक गुलाम कहते किसे हैं? तो एक गुलाम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई होता है, आपको पता है। मान लीजिए एक गुलाम निकालना है आपको, इसका मात्रक क्या होगा, गुलाम होगा। एक गुलाम होता क्या है, तो एक गुलाम निकालने के लिए n का मान 1 रखेंगे। तो देखिएगा Q का मान 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, बराबर n का मान भी 1 रखिए, गुणे 1.6 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, -19 हो जाएगा। इतना गुलाम हो जाएगा। मात्रा क्या होता है, गुलाम। गुलाम को निकालना है कि एक गुलाम क्या होता है, तो एक गुलाम बराबर आप देख सकते हैं क्या, एक गुलाम बराबर 1/1.6 गुणे 10 की घात -19। ये ऐसे ले सकते हैं हम, या इसी को और भी करना हो तो क्या हो जाएगा आपका, ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 10 बटे कितना हो जाएगा, 16, और ये ऊपर चला आएगा तो ये +19 हो जाएगा। आप इसको एक 10 दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 100 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, 18, और बटे कितना हो जाएगा, 16। काट दीजिएगा आप, 8 दूनी 16, 50 दूना 100, 4 दूनी 8, 25 दूना 50, ठीक है। काटेंगे इसको तो 4 छंग 24, 4 छंग 24 हो जाएगा, 1 आएगा, और 4 दूनी 8, और 4 पंचे 20 गुणे 10 की घात 18। तो एक गुलाम किसके बराबर होता है, एक गुलाम बराबर होता है, एक गुलाम आपका बराबर होता है किसके, 6.25 गुणे 10 की घात 18 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 6.25 गुणे 10 की घात 18 के बराबर होता है।